अस्सलाम वालेकुम। Here's a quick recap of पाकिस्तानी पॉलिटिक्स इन 21st सेंचुरी। मुशर्रफ 20 जुलाई 2001 को सदर रफीक तारर को हटाकर प्रेसिडेंट बन जाते हैं। फिर जनरल परवेज मुशर्रफ अपनी पावर को मजबूत करते हैं और 9/11 के बाद यूएस के साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस एस्टेब्लिश करते हैं, जिसमें पाकिस्तान तालिबान और अलकायदा के खिलाफ यूएस को मिलिट्री और लॉजिस्टिकल सपोर्ट देता है। इस साल के दौरान इंडिया के पार्लियामेंट पर होने वाले अटैक के बाद इंडिया पाकिस्तान के दरमियान टेंशन्स बढ़ जाती हैं, जो डिप्लोमेटिक और मिलिट्री स्टैंड ऑफ तक ले जाती हैं। फिर 2002 में रेफरेंडम के जरिए जनरल परवेज मुशर्रफ अपनी प्रेसिडेंसी को लीगलाइज करते हैं। इसी साल अक्टूबर में नेशनल असेंबली के इलेक्शंस हुए, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को अक्सरियत मिली और ये पार्टी किंग्स पार्टी बनकर उभरी और ज़फ़रुल्लाह खान जमाली को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर मुंतखब किया गया। पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कि पीपीपी और पीएमएलएन को सेटबैक्स मिलते गए और उन्हें कॉर्नर किया जाता रहा। 2002 में ही अगस्त में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए जनरल मुशर्रफ को वसी इख्तियारात मिले, जिसमें नेशनल असेंबली को तोड़ने का इख्तियार भी शामिल था। 2003 में पाकिस्तान और इंडिया लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का ऐलान करते हैं, जो कि तनाव को कम करने और पीस प्रोसेस की जानिब पॉजिटिव स्टेप था। इसी साल पाकिस्तान में अहम इकोनॉमिक ग्रोथ देखी जाती है। जीडीपी ग्रोथ रेट करीब 5.8% तक पहुंच जाता है। इसी साल जनरल मुशर्रफ पर रावलपिंडी में 2 टेररिस्ट अटैक होते हैं, एक 14 दिसंबर को और दूसरा 11 दिन बाद 25 दिसंबर को। दोनों अटैक्स में मुशर्रफ बाल बाल बचते हैं। 2004 में मुशर्रफ ने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के 2 अहम ओहदों को बरकरार रखा, जो कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल तनकीद का निशाना बनता है। इसी साल शहबाज शरीफ लंदन से फ्लाइट के जरिए लाहौर पहुंचते हैं, मगर 90 मिनट्स के बाद उन्हें फोर्सफुली एयरपोर्ट से सऊदी अरब वापस रवाना कर दिया जाता है। हुकूमत बताती है कि शहबाज शरीफ मुल्क वापस आकर अपने माहिदे की खिलाफवर्जी कर रहे थे। जून 2004 में ही ज़फ़रुल्लाह खान जमाली जनरल मुशर्रफ से इख्तिलाफात के बायस रिजाइन कर देते हैं और अगस्त में शौकत अजीज एज प्राइम मिनिस्टर ओथ लेते हैं। भारत से ताल्लुकात की बेहतरी में तेज़ी आती है, लेकिन जिस वजह से देखने को मिलता है कि प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जनवरी 2004 में सार्क समिट के लिए पाकिस्तान आते हैं। जीडीपी ग्रोथ मजीद बढ़ती है और 7.5% तक पहुंच जाती है। अगस्त 2005 में इंडिया और पाकिस्तान एक एग्रीमेंट पर दस्तखत करते हैं, जिसमें दोनों मुल्कों को सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स के टेस्ट से पहले एक दूसरे को इन्फॉर्म करना ज़रूरी हो जाता है। इसका मकसद भरोसा और अमन बढ़ाना और तनाव को कम करना था। अगस्त 2005 में पाकिस्तान में लोकल बॉडी इलेक्शंस मुशर्रफ रजीम की एक स्ट्रेटेजिक मूव थी, जिससे उन्हें अपनी गवर्नमेंट को मजीद मजबूत करने का मौका मिला। 8 अक्टूबर 2005 को एक बड़ा ज़ल्ज़ला कश्मीर को लरज़ा देता है, जिससे 80,000 से ज़्यादा लोग जान से हाथ धो बैठते हैं और लाखों बेघर हो जाते हैं। मुशर्रफ की हुकूमत रिलीफ और रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स की क़यादत करती है और इंटरनेशनल एड हासिल करती है। पाकिस्तान और इंडिया लाइन ऑफ कंट्रोल को ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के लिए खोलने पर मुत्तफिक होते हैं, जो कि बायलैटरल कोऑपरेशन में एक अहम कदम है। मई 2006 पीएमएलएन और पीपीपी के दरमियान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का एग्रीमेंट साइन होता है, जिसका मकसद डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना और सुप्रीमेसी ऑफ सिविलियन रूल को इंश्योर करना था। बलोच नेशनलिस्ट लीडर नवाब अकबर भुट्टी एक मिलिट्री ऑपरेशन में मार दिए जाते हैं, जो कि बलोचिस्तान में एक अनरेस्ट और एक नई इंसर्जेंसी का सबब बनता है। मार्च 2007 मुशर्रफ चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को डिसमिस करते हैं, जो कि वसी पैमाने पर प्रोटेस्ट और लॉयर्स मूवमेंट को जन्म देती है, जो जुडिशरी की रीइंस्टेटमेंट का मुतालबा करती है। जुलाई 2007 में लाल मस्जिद के तलबा जो शरिया लॉ का मुतालबा कर रहे थे, हुकूमत के दरमियान झगड़ा शुरू होता है, सूरत हाल बिगड़ जाती है और आर्मी एक ऑपरेशन लॉन्च करती है, जिसमें मौलाना अब्दुल रशीद गाजी और मुतअद्दिद लोग जाँ बहक हो जाते हैं। साबिक प्राइम मिनिस्टर्स बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ एग्जाइल से वापस आते हैं ताकि आने वाले इलेक्शंस में हिस्सा ले सकें। 2007 में ही जनरल मुशर्रफ रिटायर होते हुए वर्दी उतारते हैं और जनरल इशफाक परवेज कियानी नए आर्मी चीफ अपॉइंट होते हैं। दिसंबर 2007 में बेनज़ीर भुट्टो रावलपिंडी में एक पॉलिटिकल रैली के दौरान असैसिनेट कर दी जाती हैं, जो कि मुल्क भर में रॉयट्स की वजह बन जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनरल इलेक्शंस जीत जाती है और इसकी सबसे बड़ी वजह बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बाद मिलने वाले सिंपैथी वोट्स थे। अगस्त 2008 भरपूर सियासी दबाव के नीचे मुशर्रफ सदारत से इस्तीफा देते हैं। आसिफ अली जरदारी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के शौहर सदर बन जाते हैं। पाकिस्तान को ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अहम इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना होता है, जो कि इन्फ्लेशन और फिस्कल डेफिसिट्स का सबब बनता है। नवंबर 2008 में मुंबई अटैक्स होते हैं। अटैक्स में मुंबई में होटल्स और ट्रेन स्टेशन पर हमला किया जाता है। भारत की तरफ से इल्ज़ाम लगता है कि टेररिस्ट पाकिस्तान से भेजे गए थे। बेहतरी की तरफ जाते हुए ताल्लुकात एक दफ़ा फिर से ख़राब हो जाते हैं। पाकिस्तानी फ़ौज सवात वैली और साउथ वज़ीरिस्तान में तालिबान के खिलाफ बड़े ऑपरेशंस लॉन्च करती है, जो कि लाखों को बेघर कर देता है, मगर मिलिटेंट स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को अहम तौर पर कमज़ोर कर देता है। यूएस कांग्रेस कैरी लूगर बिल पास करती है, जिसका मकसद इकोनॉमिक डेवलपमेंट और काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स के लिए पाकिस्तान को 5 साल तक के लिए हर साल $1.5 बिलियन देना होता है।
श्री लंकन क्रिकेट टीम पर लाहौर में दहशतगर्दों का हमला होता है जिसमें कई प्लेयर्स जख्मी हो जाते हैं और ये वाकया पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्स की सस्पेंशन का सबब बनता है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 18th अमेंडमेंट पास होती है जो कि सदारत के अहम इख्तियार को कम करती है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को बढ़ाती है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बहाल और मजबूत करती है। तबाहकुन सैलाब पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों को मुतासर करते हैं और वसी पैमाने पर ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स का सबब बनता है। पंजाब के गवर्नर सलमान तसीर को उनके ब्लास्फेमी लॉज की मुखालफत की वजह से उनके अपने ही बॉडीगार्ड मुमताज़ कादरी कत्ल कर देते हैं, जो कि एक नई बहस को जन्म देता है। यूएस नेवी सील उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में मार देते हैं, जो कि पाकिस्तान के वॉर ऑन टेरर रोल पर इंटरनेशनल स्क्रूटनी और यूएस पाकिस्तान रिलेशंस में तनाव को बढ़ाता है। एक कॉन्ट्रोवर्शियल मेमो जो कि एलिजिडली पाकिस्तान के एम्बेसडर ने यूएस को भेजा था, जिसमें अमेरिकन मदद की दरख्वास्त की जाती है ताकि मिलिट्री कूप को रोका जा सके, ये मेमो गेट पॉलिटिकल टर्मोइल का सबब बनता है और बिल आखिर एम्बेसडर के रेजिग्नेशन की वजह बनता है। प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट के इल्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई करती है, जिसको एग्जीक्यूटिव अफेयर्स में एक सिग्निफिकेंट जुडिशल इंटरवेंशन के तौर पर देखा जाता है। और ऑन गोइंग इंस्टेबिलिटी के दौरान राजा परवेज़ अशरफ नए प्राइम मिनिस्टर मुकर्रर होते हैं। PMLN जनरल इलेक्शन जीत जाती है और नवाज शरीफ तीसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इसी इलेक्शन में PTI खैबर पख्तूनख्वा में प्रोविंशियल इलेक्शन जीत जाती है और KPK में गवर्नमेंट फॉर्म करती है। अशफाक परवेज़ कियानी रिटायर होते हैं और जनरल राहील शरीफ नए आर्मी चीफ अपॉइंट होते हैं। जून 2014 में नॉर्थ वज़ीरिस्तान में पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म लॉन्च किया जाता है। ये ऑपरेशन मिलिटेंसी के खिलाफ एक नई कोशिश थी जो कि 8 जून को कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले के बाद शुरू किया गया था, जिस हमले की जिम्मेदारी TTP और IMU ने कबूल की थी। अगस्त 2014 में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस्लामाबाद में धरना देती है, इलेक्टोरल फ्रॉड के इल्ज़ाम लगाती है और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मुतालबा करती है। ये धरना 126 दिन तक जारी रहता है। इसी साल दिसंबर में आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में टेररिस्ट का हमला होता है, जिसमें 140 से ज़्यादा लोगों को शहीद कर दिया जाता है, जिनमें मोस्टली बच्चे थे। ये ट्रेजेडी टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए नेशनल एक्शन प्लान को जन्म देती है। नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन मिलिट्री ऑपरेशंस को मज़ीद इंटेंस करती है और इस प्लान के तहत टेररिज्म रिलेटेड केसेस के लिए मिलिटेंट्स के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम किया जाता है। CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स का आगाज़ होता है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और ट्रेड रूट्स को मजबूत बनाता है और इकोनॉमी को सिग्निफिकेंटली बूस्ट करता है। 2016 में पनामा पेपर्स का स्कैंडल सामने आता है, जो कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को हिला के रख देता है। इन पेपर्स में और बहुत से नामों के अलावा नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान का नाम सामने आता है, जिन पर इल्ज़ाम ये लगता है कि उन्होंने ऑफशोर कंपनीज और टैक्स हेवन्स में पैसे छुपाए हैं। PTI पनामा पेपर्स की बेसिस पर तगड़ी ऑपोजिशन करती है और मामला अदालत में चला जाता है। इसी साल जनरल राहील शरीफ रिटायर होते हैं और जनरल कमर जावेद बाजवा नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते हैं। इसी साल मार्च में कुलभूषण यादव, जो कि इंडियन नेवी ऑफिसर और इंडियन स्पाई थे, इनको बलूचिस्तान से एस्पियोनाज और टेररिज्म के इल्ज़ाम में अरेस्ट किया जाता है। फिर 2017 में सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ को पनामा पेपर से रिलेटेड करप्शन चार्जेस पर डिस्क्वालीफाई करती है और फिर शाहिद खान अब्बासी नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इसी साल 8 साल बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी का आगाज़ होता है और पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल लाहौर में खेला जाता है। 2018 में जनरल इलेक्शंस होते हैं और PTI इलेक्शंस जीत जाती है और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। PTI पर इस्टेब्लिशमेंट की मदद से गवर्नमेंट में आने का इल्ज़ाम लगता है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को ओवर द करप्शन चार्जेस जेल हो जाती है। कुछ अर्सा बाद नवाज शरीफ जेल में बीमार होते हैं और फिर इलाज के लिए उन्हें लंदन भेज दिया जाता है। 2018 में फाटा रिफॉर्म्स के जरिए डेवलपमेंट और गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में मिला दिया जाता है। 2019 में पाकिस्तान को सीवियर इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना होता है और मजबूरन पाकिस्तान को IMF के पास जाना पड़ता है। इसी साल 14 फरवरी भारत में पुलवामा अटैक होते हैं। पाकिस्तान और इंडिया में टेंशन मजीद बढ़ जाती हैं क्योंकि भारत इन हमलों का डायरेक्ट कसूरवार पाकिस्तान को ठहराता है और जवाबन बालाकोट स्ट्राइक्स करता है। दोनों न्यूक्लियर आर्म नेबर्स जंग के बहुत करीब आ जाते हैं। जवाबन 27 फरवरी को पाकिस्तान एयरफोर्स ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोट करती है, जिसमें एक भारतीय जेट गिरा दिया जाता है और पायलट अभिनंदन को कैद कर लिया जाता है और कुछ ही दिनों बाद एज अ पीस जेस्चर रिलीज़ कर दिया जाता है। नवंबर 2019 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान करतारपुर कॉरिडोर खोला जाता है, जो सिख कम्युनिटी के लिए करतारपुर साहिब गुरुद्वारा तक एक्सेस आसान बना देता है। 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से पाकिस्तान को बदतरीन इकोनॉमिक और पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। इसके नतीजे में गवर्नमेंट लॉकडाउन और सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करती है ताकि इन असरात को कम किया जा सके। 15 जुलाई 2020 में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान दया मीर भाषा डैम की कंस्ट्रक्शन का अप्रूवल देते हैं।
تاکہ واٹر اسٹوریج اور ہائیڈرو الیکٹرک پاور جنریشن کو بہتر بنایا جا سکے۔ اسی سال پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو کہ اپوزیشن پارٹیز کا الائنس ہے، پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف ایک کیمپین شروع کرتی ہے جس میں بڑے پیمانے پر پروٹیسٹ اور ریلیز شامل تھیں، اور اس کیمپین میں 2018 الیکشنز میں ہونے والی ریگنگ کا الزام لگایا جاتا ہے اور خان کے ریزگنیشن کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ حکومت کووڈ-19 کا کنٹرول پانے کے لیے میس ویکسینیشن پروگرامز شروع کرتی ہے۔ 2021 میں ہی پاکستان یو ایس اور طالبان کے درمیان پیس ٹاکس کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں اہم رول ادا کرتا ہے، جو ایگریمنٹ اور ایونچولی یو ایس وڈرال فرام افغانستان کا سبب بنتا ہے۔ مارچ 2022 میں پرائم منسٹر عمران خان ایک جلسے کے دوران لیجڈلی سائفر کی ایک کاپی لہرا کے عوام کو بتاتے ہیں کہ کیسے ان کی حکومت کو ہٹانے کے لیے انٹرنیشنل سازش کی جا رہی ہے۔ اپریل 2022 میں عمران خان کو نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے پرائم منسٹر کے عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے اور شہباز شریف فرام PMLN نئے پرائم منسٹر بنتے ہیں۔ عمران خان کے ہٹائے جانے کے بعد وائڈ اسپریڈ پروٹیسٹ اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ملک بھر میں دیکھی جاتی ہے۔ آنے والے مہینوں میں خان ڈفرینٹ شہروں میں جلسے کرتے ہیں اور نئے الیکشنز کا مطالبہ کرتے ہیں۔ 2022 میں پاکستان میں زبردست فلڈز آتے ہیں جو کہ نیشن وائڈ تباہی اور ڈسپلیسمنٹ کا سبب بنتے ہیں۔ نومبر 2022 میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائر ہوتے ہیں اور جنرل عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف اپوائنٹ ہوتے ہیں۔ نومبر 2022 میں ہی عمران خان پر وزیر آباد میں ایک ریلی کے دوران اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوتی ہے، انہیں پاؤں میں گولی لگتی ہے اور اس اٹیک میں کچھ لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں۔ 2023 میں ایک فل آن کیمپین کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے PTI کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ عمران خان اور ان کے ایسوسیٹس پر کئی درجنوں کیسز بنائے جاتے ہیں۔ انہی حالات میں ایک کورٹ اپیرنس کے دوران ایک ڈرامیٹک طریقے سے عمران خان کا اریسٹ ہوتا ہے۔ اس اریسٹ کے نتیجے میں 9 مئی کو کنٹری وائڈ پروٹیسٹ ہوتے ہیں، توڑ پھوڑ ہوتی ہے، آرمی اسٹیبلشمنٹس پر حملہ ہوتا ہے۔ آرمی الزام لگاتی ہے کہ یہ حملے ایک PTI کی پلان سازش کے تحت ہوئے ہیں۔ پھر PTI کے کارکنوں اور لیڈرز کی پکڑ دھکڑ شروع ہوتی ہے، کریک ڈاؤن ہوتا ہے جس میں کئی سو لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ کئی پارٹی لیڈرز پریس کانفرنس کر کے 9 مئی کے واقعے سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں اور PTI چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں۔ عمران خان کو بیل ملتی ہے اور اگست میں پھر سے اریسٹ کر لیے جاتے ہیں۔ درجنوں کیسز کے ذریعے وہ آج بھی جیل میں ہیں۔ 2024 الیکشنز کا ایئر ہے۔ PTI سے الیکشن سمبل چھین لیا جاتا ہے۔ عمران خان، باقی لیڈرز، سینکڑوں کارکن انڈر اریسٹ رہتے ہیں اور PTI کو الیکشن کیمپین نہیں کرنے دی جاتی۔ اور پھر فروری میں الیکشنز ہوتے ہیں جس میں بدترین دھاندلی دیکھنے کو ملتی ہے، جس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور چند اور جماعتوں کی کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے۔ شہباز شریف پھر سے وزیر اعظم بنتے ہیں، آصف علی زرداری پریزیڈنٹ اور مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنتی ہیں، جبکہ KPK میں PTI کلین سویپ کرتی ہے اور گورنمنٹ فارم کرتی ہے۔ یہ تھے 21st سینچری کے پاکستانی پولیٹکس میں ہونے والے کچھ کی ایونٹس کی سمری۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور کی ایونٹ بھی ہمیں مینشن کرنا چاہیے تھا تو پلیز ڈو لیٹ us know in the comment section. Meanwhile, do like, share and subscribe and don't forget to click the bell icon.